Good afternoon, students. I hope you are doing good. Today we are going to start system of linear equations. Yesterday I have completed inverse of the matrix using elementary transformation. वह टॉपिक जो था बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए, उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और आपको प्रैक्टिस करने से ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं उनको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, आज की जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। पहला डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको क्रैमर्स ने बनाया था, इसलिए मैं लिखता हूं क्रैमर्स मेथड। और दूसरी मेथड जो है बेटा मैट्रिक्स मेथड है। जिसको गॉस ने बनाया था, फिजिक्स वाले गॉस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़े हो ना, वही गॉस जॉर्डन मेथड। ये महान साइंटिस्ट थे, इनका मैथमेटिक्स में भी योगदान है, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले मैं इस मेथड को सिखा देता हूं, उसके बाद इस मेथड को सिखाऊंगा। ये मेथड जो है बेटा सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ठीक है, और ये मेथड जो है ना बेटा सीबीएसई बोर्ड में है। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन करने के लिए आएगा तो हमें इस मेथड से करना है, ना कि इस मेथड से करना है। मैं ये मेथड कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर आप एक बात बताओ, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सर एक बात बताइए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना बेटा, फिर हम ये मेथड क्यों अप्लाई करेंगे? तो बेटा वो सिर्फ 2 वेरिएबल वहाँ पे होता था, एक्स वाई होता था। एक्स वाई जेड आ जाए, 3 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, तब कैसे सॉल्व करोगे? तब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना बेटा। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स है निकालने का। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट और यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करेंगे मैं स्टेप वाइज लिखते जाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज बेटा कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। और एक चीज़ यहाँ पे खास बात क्या है बेटा, ध्यान रखना है हमें, ये जो होना चाहिए ना राइट साइड में होना चाहिए, इट शुड इन राइट साइड। मतलब c1 c2 जो होना चाहिए ना बेटा लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, तभी क्रेमर रूल यहाँ पे डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1 में क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 1 हमें क्या करना है बेटा, डी की वैल्यू निकालो। तो डी क्या होता है समझो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लिख लेना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई को लिख लेना है। तो यानी कि a1 a2 और यहाँ पे क्या हो जाएगी b1 और यहाँ पे b2 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें d1 की वैल्यू निकालना है। तो d1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, ये a1 a2 है ना, यहाँ पे देखो a1 a2 को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस बाय कांस्टेंट। बाय क्या बेटा? कांस्टेंट। मतलब a1 a2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? c1 c2 से रिप्लेस हो जाएगा। और ये एज इट इज यहाँ पे लिखिए b1 b2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, d2 निकालेंगे। अब d2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो होगा यानी कि b1 b2 ये रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, c1 c2 आ जाएगी और यहाँ पे a1 a2 आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, d1 बाई डी, और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, d2 बाई डी हो जाएगी। ठीक है, आप यहां तक नोट कीजिए, एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चंस को करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है ना बेटा, चलिए यहां तक आप नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बताया था आपको, पहले आप d की वैल्यू निकालोगे। तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, x वाले कोफिशिएंट को लिख लो 3, 2, उसके बाद y वाले कोफिशिएंट को लिख लो -1 और यहाँ पे 3। अब क्या निकालना पड़ेगा, d1। d1 क्या बन जाएगी बेटा, x वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देना है, यानी कि 3, 2 को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस टू कांस्टेंट टर्म। अच्छा एक चीज और हमने बताया था बेटा, क्या बताया था, यहां पे राइट साइड में होनी चाहिए। देखो ये -1 है तो -1 को इधर भेजोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना बेटा, ताकि हम C1 C2 को डिफाइन कर पाए, है ना बेटा। रिप्लेस टू क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म। देखिए तो यहां पे 3, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7, 1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे y वाले कोफिशिएंट को लिखो -1 और यहाँ पे 3, d1 निकल गई। मतलब x1 वाले कोफिशिएंट को अगर d1 लिख रहे हो, देखो डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट x y का कोफिशिएंट को लिख देना है। d1 की वैल्यू निकालनी है तो देखो d1 की वैल्यू निकालनी है तो x वाले जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देना है, तो कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया। -1 + 3 ये y वाला आ गया। अब d2 निकालना है प्यारे बच्चों, d2 कैसे निकालेंगे, तो y वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 7 हाँ रिप्लेस करेंगे C1 C2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो B1 B2 है ना, ये B1 B2 है ना बेटा, ये C1 C2 से रिप्लेस होगा तो ये 7 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा A1 A2 यानी कि 3 2। x की जो वैल्यू होती है क्या होती है बेटा, d1 बाई डी होता है। तो निकालिए d1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, d1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग 21 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगी। और नीचे d की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, ये निकल गई, कितना आ गया x की वैल्यू 2। सिमिलरली y की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, d2 बाई डी निकालोगे, तो d2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 -9। यहाँ पे बेटा कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 7 1 3 2 बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 3 माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, ये कितना हो जाएगा -11, और d की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी यहीं पे सेम वैल्यू होगी, बिकॉज d यहाँ भी है d यहाँ भी है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, y की वैल्यू -1 बन जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक देखते हैं बेटा। फिर क्रैमर्स के टीचर ने, जो क्रैमर्स थे बहुत होशियार, मतलब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थे, उनके टीचर्स ने बोला चलो आपने शॉर्ट ट्रिक्स तो बना लिया सॉल्व करने के लिए, तो आप एक क्वेश्चंस करके दिखाओ। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो यहाँ पे d अगर निकालते हैं तो देखो तो बेटा d उन्होंने निकाला, क्या आया बेटा 12, मैं डायरेक्ट लिखूँ 2 4 और यहाँ पे 3 6, ये कितना आया 12 - 12 कितना आ गया बेटा 0। अब सोच में पड़ गए, कौन सोच में पड़ गया बेटा, क्रैमर। टीचर ने बोला बेटा आप कल होके आंसर लेके आना इसका, तो उन्होंने ये दिखाया, टीचर जो थे वो सही थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट टीचर ने बताया था वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के इक्वल आ जाता है, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना बेटा। तो ये क्या होगी बेटा, ये कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। यहां पे क्या होती है, नो सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशंस ही नहीं मिलेगा तो क्या ट्रिक काम करेगा,
है ना बेटा। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिख लीजिए। आप लोग क्लास 10 में भी शायद पढ़े हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब एक्स वाई की वैल्यू कब निकलती है, जो चीज़ आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो फिर से वापस उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। पहली बेटा, दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, बिकॉज यहाँ पे ही आपके बुक में भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये सब वर्ड आएगा जो इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी जीरो नहीं होगी। अगर जीरो नहीं होगी तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, TEN होती है। दूसरी बात, अगर a1/a2 इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, b1/b2 आ जाती है। इस केस में बेटा दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, d 0 के इक्वल आ जाएगी। और d 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन, है ना बेटा। यहां पे क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मैं लिख देता हूं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, d1 d2 इक्वल टू d। इस केस में क्या होता है बेटा, कोइंसाइड हो जाती है। मतलब सारे लाइन एक दूसरे पे क्या होती है, कोइंसाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट भी होगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए इसका फोर्थ पार्ट में दिखा देता हूं। होमोजेनियस कब होगा बेटा, ये इक्वेशंस कब होमोजेनियस होंगे, जो गिवन इक्वेशन होंगे होमोजेनियस कब होंगे, ध्यान से देखना बेटा, जब कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो हो जाए। ऑल लिख लेना, ऑल कांस्टेंट टर्म। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं बेटा। जैसे ये इक्वेशन दे रहा है बेटा, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। इसका फिफ्थ पार्ट लिखेंगे बेटा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू 0, मतलब ऑल वेरिएबल्स आर 0। यहां पे लिख सकते हो ऑल वेरिएबल्स आर 0, मतलब x की वैल्यू 0 आ जाए, y की वैल्यू 0 आ जाए और z की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशंस। आप बेटा यहां तक अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इंटू थर्ड का मतलब 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। यहां तक नोट कीजिए। चलिए बेटा, यहां पे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, x, y और z। यहां पे z लिखना भूल गया हूं मैं, आप इसको c1z, c2z और प्लस c3z लिख लीजिए, इक्वल टू d1, d2 और यहाँ पे d3। ये बेटा राइट साइड में होना चाहिए। बहुत आसान है बेटा, 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 d निकालेंगे। d क्या आ जाएगी, जो कोफिशिएंट होती है वही हमारी क्या होती है, d होती है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y
और कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और यहाँ पे क्या है c3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम वैल्यू निकालेंगे, d1 की वैल्यू निकालेंगे। d1 क्या होगी, तो देखो क्या करना है बेटा, ये a1 a2 a3 है ना बेटा, इसको रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, रिप्लेस टू कांस्टेंट टर्म। वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करेंगे। कांस्टेंट टर्म से जब आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, d1 d2 d3 और एज इट इज यहाँ पे लिख लो b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं बेटा, d2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, d2, ध्यान से देखिए d2 निकाल रहे हैं। तो क्या होगी बेटा, ये b1 b2 जो है ना, b1 b2 y वाला जो कोफिशिएंट होगा, y वाला कोफिशिएंट जो होगा b1 b2 b3, ये y का कोफिशिएंट है, ये रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, रिप्लेस टू कांस्टेंट टर्म। ओके बेटा, मतलब b1 b2 b3 की जगह पे क्या आ जाएगी, d1 आ जाएगी, d2 आ जाएगी और यहाँ पे d3 आ जाएगी। यहाँ पे c1 c2, यहाँ पे क्या आ जाएगी c3, a1 a2 a3 आ जाएगी। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा d3 की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अब c1 c2 c3 जो होगी, c1 c2 c3 जो होगी, ये रिप्लेस हो जाएगी किससे, रिप्लेस टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बेटा d1 d2 d3, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, d1 d2 d3 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगी, b1 b2 b3 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, a1 a2 a3। समझ में आ गया बेटा। अब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d1 बाई डी, y की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, d2 बाई डी और z की वैल्यू क्या आएगी, d3 बाई डी। आप यहाँ तक बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट d1 का निकालना है, कैसे निकालना है वो तो समझ गए आप लोग बेटा, x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिए और आपको फील भी आ जाएगी। देखो बेटा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो क्या बेटा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो क्या हो सकता है बेटा, अगर कोई भी देखो d1 d2 और d3 में कोई भी क्या हो जाए बेटा, 0 ना आए। समझ में आ रहा है ना, ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू d1 बाई डी, दिख रहा है ना। ये अगर 0 है, d 0 है और ऊपर वाली 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा x की वैल्यू। तो बेटा अगर ऐसा केस आ जाता है d1 d2 d3 0 नहीं होता है और d 0 होता है, इस केस में बेटा कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। ये केस में देखो d1 d2 d3 ये क्या मिल गया बेटा, ये क्या हो गए, 0 हो गए, तो यहाँ पे कोइंसाइड भी हो जाएगा और क्या हो सकते हैं बेटा, पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इस चीज को ध्यान से देखो बेटा। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करने जाएंगे वो बेटा जो आपकी बुक में है ना, एलिमेंट्स में जो है वही करेंगे। ठीक है ना, निकालने का मैं तरीका आपको बता दिया। अब हम लोग जो एलिमेंट्स का बुक का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए। अब इसको समझते हैं बेटा। ये एलिमेंट्स में इसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी कि सीबीएसई एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्रैमर्स रूल नहीं लगाना है। क्या लगाओगे बेटा, मैट्रिक्स मेथड लगाओगे, यानी कि गॉस जॉर्डन मेथड लगाओगे। ठीक है, अब इसको पहले हम 2 into 2 का मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद 3 into 3 जो आपके ज़्यादातर 3 into 3 का ही पूछता है, 2 into 2 का तो पूछता नहीं है बेटा, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होंगे 2 into 2 से। ठीक है ना, मेथड सेम प्रोसेस 3 into 3 में भी जाएगा, यानी कि 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस वहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम 2 into 2 में करेंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस में करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों,
सपोज बेटा ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यहाँ भी राइट साइड में होना चाहिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होना चाहिए। बेटा इसको कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे, किस मेथड से निकालना है प्यारे बच्चों, हमें मैट्रिक्स मेथड से निकालना है ना बेटा। तो मैट्रिक्स मेथड इंपॉर्टेंट है, इसी मेथड से आपको बोर्ड में बनाना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए बेटा। देखिए पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए किसको बनाएंगे बेटा, जो कोफिशिएंट होगा ना बेटा x और y का, उसी को ए मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्यारे बच्चों b1 b2। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल X, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या आएगी x और y आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे बी मैट्रिक्स, ध्यान से देखना बी मैट्रिक्स किसको बनाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा c1 और c2। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया ना बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक, है ना बेटा। अब कुछ नहीं है बेटा, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 की बात है, आपको स्टेप लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, आप लिख सकते हो नाउ लिखने के बाद स्टेप 2 क्या है बेटा, x इक्वल टू बी, यहां पे क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या बेटा b कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन a इनवर्स। मैं एक काम करता हूं, x को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। यही तरीका है बनाने का, 3 इंटू 3, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस भी देंगे तो यही तरीका है बनाने का, सेम तरीका वहां भी लगेगा। यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, a इंटू ए इनवर्स आ जाएगी, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, x इक्वल टू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे b आ जाएगी इंटू ए इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये क्या बनेगा बेटा आई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b ए इनवर्स आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों बताया था ना, ये x कोई मैट्रिक्स है, x कोई क्या है बेटा मैट्रिक्स है, x कोई क्या है हमारा मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, x कोई क्या है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, b और यहाँ पे a इनवर्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x y, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, b की वैल्यू कितनी आई है मेरे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू c1 c2 होगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे c1 c2। a इनवर्स कैसे निकालोगे, तो a इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है सर, कैसे, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट a और उसके बाद एडजॉइंट a की वैल्यू, एडजॉइंट a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप। इसको क्या करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर दोगे, यहाँ पे b2 आ जाएगी, यहाँ पे a1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस a2 आ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 b2 माइनस a2 b1। बेटा अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आ गई बेटा, है ना बेटा। ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके x वाले के से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अब एक क्वेश्चन लेके हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसके बारे में लिख लीजिए पहले। जैसे डिटर्मिनेंट में लिखा था ना बेटा, इफ मतलब इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, है ना बेटा। इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में हो गया द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। डिटर्मिनेंट में भी सेम ही था बेटा, यहाँ पे इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट।
अगर बेटा इफ ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ध्यान से देखना, बिकॉज आप तो इन्वर्स निकाल ही रहे हो, इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा। तो इफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर ऊपर 0 नहीं आया और नीचे 0 है तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। दूसरा इसका पार्ट, अगर ये बेटा इफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 हो जाता है, इस केस में क्या होगा बेटा? देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं, नोट कीजिए यहां तक। प्यारे बच्चों, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। फाइंड x एंड y यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले आप क्या करोगे बेटा? लेट सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा? मैं स्टेप नहीं लिखूंगा बिकॉज मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने वहां पे स्टेप लिखा था। पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे बेटा। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताओ? जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा 1 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। अब बेटा बी मैट्रिक्स को सोचो क्या हो सकती है। बी मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म होती है तो ये क्या हो जाएगी 4 और ये 9। कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल। एक्स कैपिटल एक्स क्या हो जाएगी बेटा? एक्स और क्या हो जाएगी वाई। हमें पता है बेटा, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू बी, यहां पे लेट कर लो बेटा। ठीक है। अब क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। और थ्योरी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था बेटा, हमने b इंटू ए इनवर्स लिखा था, उसको आप करेक्ट कर लेना, a इनवर्स इंटू बी लिखना, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना? तो a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों? दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये i बन जाएगी, आई एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? सोचो क्या बनेगी? a इनवर्स b। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स से i में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगी? x बनेगी, और ये क्या बन जाएगी? a इनवर्स b बन जाएगी। अब सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे दिखेगा इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? स्मॉल एक्स वाई दिख रहा है। ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है आपको। ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिख रहा है ना? इंटू बी लिखना है। क्या लिखना है हमें? इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों? बी क्या है? देखो 4 और 9 है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, ये तो बहुत आसान है। इसका डिटर्मिनेंट बता दो क्या होगा बेटा? इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी? 5 माइनस 4 1 हो जाएगी। 5 माइनस 4 1 हो जाएगी। और इसका एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया था। 2 इंटू 2 का है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -2, दोनों -2 होगा ना बेटा। साइन इंटरचेंज हो जाता है नॉन डायगोनल का। और इससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 9। देखो ये 2 इंटू 2 का है बेटा, और ये क्या है बेटा? 2 इंटू 1 का है। दिख रहा है ना? ये मैच फाउंड हो गया। मल्टीप्लीकेशन भी सिखाया था। और अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बी इनवर्स ए करते तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्री मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। थ्योरी में बाय मिस्टेक से वहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा? बी ए इनवर्स लिखा गया है ना बेटा? यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? अब ये क्या आएगी? एक्स, ये क्या आएगी? वाई। यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, और जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स बनेगी। और ये भी 2 इंटू क्या है बेटा? 1 ही तो है।
दोनों कंपेरेबल है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 5 4 जा कितना बेटा 20, और -2 और 9 कितना 18। अब यहां देखो -2 4 जा 8, ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर +9, बिल्कुल समझ में आ गया ना। -8, ये -8 होगा, +9 होगा, दिख गया। अब ये कितना होगा एक्स वाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी बेटा, यहाँ पे देखो क्या आएगी 2, और यहाँ पे क्या आएगी 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कितना इजी है। आप यहाँ इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चंस जो लेंगे हम लोग, अगला जो क्वेश्चन लेंगे उसमें 3 × 3 का लेंगे। 3 × 3 का मतलब 3 वेरिएबल होगा और 3 इक्वेशंस होगा, यहाँ तक नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 × 3 का मतलब 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और ये CBSE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं बेटा। पहला स्टेप नंबर 1 लेट, मैं इस साइड से लिखूंगा, थोड़ा ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा, 3 × 3 का है, ज़्यादा सॉल्यूशंस इनके जो होंगे वो बड़े सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए मैं साइड बाय साइड करके लिख रहा हूँ ताकि पूरे एक बोर्ड में आ जाए, है ना बेटा। देखो ए कर लेते हैं बेटा, ए क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या बनेगी, 1 1 2 1 1 2। दूसरा बेटा 1 - 1 1 1 -1 1, और तीसरी क्या है बेटा 1 1 - 1 1 1 -1। पहला स्टेप तो ये हो गया बेटा। उसके बाद बी को डिफाइन करो, बी क्या आएगी, बी कांस्टेंट वाला टर्म होता है, क्या आएगी 6 2 और यहाँ पे 1। कैलकुलेशन देखना बेटा, और कैपिटल एक्स क्या होगी बेटा एक्स वाई जेड। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये 0 हो जाएगी तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं, है ना बेटा, कोई भी वैल्यू मिलेगी नहीं एक्स वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, बिकॉज डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं क्या बन जाएगी बेटा। डायरेक्ट में डिटर्मिनेंट इसका निकालूँ तो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 1 1 के सामने वाले डिलीट हो जाएंगे, ये -1 और ये -2 हो जाएगा, -1 ये 1 ये तो 0 हो जाएगा बेटा, देखो तो